गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था क्लास 10वां लेसन सब्जियों की खेती। ठीक है, जिसमें अपन ने टमाटर और बैंगन की खेती अपन ने देख ली थी। उसके बाद मिर्च के बारे में अपन ने शुरू किया था। ठीक है, मिर्च भी अपन ने देख ली थी। फिर फूल गोभी अपन ने शुरू की थी और फूल गोभी पे अपन ने बुआई का समय, बीज, जलवायु, ये सब देख ली थी। आज अपन उसको आगे लेते हैं उसी को, और उन्नत किस्म फूल गोभी की कौन सी उन्नत किस्म है जो अपन बो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन सी अगेती और पछेती किस्म, मध्यकालीन और पछेती किस्में, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, उन्नत किस्में, उन्नत किस्में कौन कौन सी है, इस पर अपन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, चर्चा करते हैं। अगेती किस्म की, जो अगेती किस्म है, ठीक है, ये उन्नत किस्म बुआई के आधार पर होती है। ठीक है, ये उन्नत किस्म हम किस आधार पर पढ़ते हैं? बुआई के आधार पर। बुआई के समय के आधार पर। अब उन्नत किस्म बांटी गई है बुआई के समय के आधार पर। तो देखिए, पहले अगेती किस्म, अगेती किस्म, ठीक है, अगेती किस्में, इनकी बुआई कब की जाती है? इनकी बुआई की जाती है मध्य अगस्त से मध्य नवंबर के बीच। ठीक है, इनकी बुआई मध्य अगस्त से मध्य नवंबर तक, अर्थात अपन कह सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद और 15 नवंबर से पहले। ठीक है, अब इसके किस्मों के नाम क्या है? जैसे अर्ली कुवारी, अर्ली कुवारी। अब इसकी किस्मों के नाम क्या है? जैसे अर्ली कुवारी, अर्ली कुवारी। ठीक है, अर्ली कुवारी हो गया। नेक्स्ट देखिए, अर्ली कुवारी, फिर है अर्ली पटना, अर्ली पटना, अर्ली पटना, पूसा केतकी, पूसा केतकी, ये अगेती फसलों के नाम है, पूसा केतकी। ठीक है, पंत गोभी 3, पंत गोभी 3rd, पंत गोभी 3rd, पूसा अर्ली सिंथेटिक, इसी तरह पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक। फिर मध्यकालीन, जो मध्यकालीन किस्म होती है वो क्या? उसके इसकी बुआई का समय होता है मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक, मध्य नवंबर से मध्य जनवरी, मध्य नवंबर से लेकर मध्य जनवरी तक अपन इसको बो सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसकी किस्मों के उदाहरण हैं, जैसे इनफ्रूब्ड, ठीक है, इनफ्रूब्ड जापानीज, जैपनीज या जापानीज कहते हैं, जापानी, इनफ्रूट जापानी है। ठीक है, पूसा अगठनी, पूसा अगहनी, अगहनी, पूसा अगहनी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, फिर इसी तरह हिसार नंबर 1, पूसा सिंथेटिक, हिसार नंबर 1, हिसार नंबर 1, पूसा सिंथेटिक आदि, पूसा सिंथेटिक। आगे देखिए, फिर अपना आता है पछेती किस्में, तीसरा है पछेती किस्में। पछेती किस्में कौन कौन सी है? इनकी बुआई अपन करते हैं फरवरी से अप्रैल के मध्य। ठीक है, फरवरी
से अप्रैल के मध्य, फरवरी से अप्रैल के मध्य इनकी बुआई करते हैं। जैसे पूसा स्नोबॉल K1, स्नोबॉल 1 6, जैसे पूसा स्नोबॉल K1, इसी तरह पूसा स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल 16। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने फूल गोभी की किस्में। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं खाद व उर्वरक कैसे देते हैं। खाद व उर्वरक कब देते हैं, और खाद व उर्वरक, ठीक है, खाद व उर्वरक अपन कैसे देते हैं और कब देते हैं। तो देखिए 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद मिलानी चाहिए प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद मृदा में मिलानी चाहिए। ठीक है, ये खाद का जो सिस्टम है वो लगभग सब में एक जैसा ही होता है, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो देखिए फिर इसमें उर्वरक के रूप में अपन ने नाइट्रोजन की मात्रा देखी, 120 किलोग्राम तो नाइट्रोजन मिलानी चाहिए मिट्टी में, आधी मिलानी चाहिए, शुरुआत में आधी और शेष बाद में। ठीक है, फिर 80 किलोग्राम फास्फोरस, ये पी मतलब फास्फोरस, मैं प्रतीक में ही लिख रहा हूं। ठीक है, शुरू से ही प्रतीक में। ठीक है, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम पोटेशियम। अब आपने नोट किया होगा, अपने 3-4 फसलों के बारे में पढ़ा, वहां जो भी उर्वरक डालते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ही डालते हैं, बाकी उर्वरक क्यों नहीं डालते भाई, बाकी जो तत्व क्यों नहीं डालते। यही प्रमुख तत्व है, हमने कहीं पढ़ा है, पिछले लेसन्स में हमने पढ़ा है कि ये क्या है, प्रमुख उर्वरक तत्व है, प्रमुख तत्व है, पोषक तत्व। ठीक है, पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से, हेक्टेयर की दर से अपन मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, सिंचाई की बात कर ले अपन, तो सिंचाई कब कैसे करनी चाहिए। तो देखिए सिंचाई पौधरोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, पौधरोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पौधरोपण के तुरंत बाद अपन को क्या करनी चाहिए, हल्की सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पौधरोपण के तुरंत बाद अपन को हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और ये तो पौधरोपण के तुरंत बाद का मतलब नर्सरी से अपन जो पौधे लाए और खेत में जैसे ही रोपते हैं उसके बाद अपन को हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है, अगेती फसल में देखिए 6 से 7 दिन का अंतर होना चाहिए एक सिंचाई से दूसरी सिंचाई के मध्य, और मध्य और पछेती फसलों में 10 से 12 दिन का अंतर होना चाहिए। तो आगे देखिए, अगेती किस्म की फसलों में 6 से 7 दिन का अंतर तथा मध्य व पछेती किस्म में 10 से 12 दिन का अंतर होना चाहिए सिंचाई का। ठीक है, सिंचाई नहीं लिखा ना, सिंचाई का अंतर होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं अपन निराई गुड़ाई। अगर अपन निराई गुड़ाई की चर्चा करें तो निराई गुड़ाई यही देख लेते हैं, निराई गुड़ाई।
निराई गुड़ाई देखते हैं। निराई गुड़ाई में क्या होता है, देखिए फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है फसल में। इसमें फूल गोभी में क्या होती है, इसमें 2 से 3 बार निराई गुड़ाई आवश्यक है। 2 से 3 बार क्या है, निराई गुड़ाई बहुत ही जरूरी होती है, निराई गुड़ाई आवश्यक होती है। खेत में गहरी निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए और ये क्रिया करते समय पौधों पर मिट्टी चढ़ाए रखनी चाहिए। जब अपन खेत में बहुत गहरी निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, और जब अपन निराई गुड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पौधों पर क्या रखें, मिट्टी चढ़ाए रखें। खेत में गहरी निराई गुड़ाई नहीं करनी तथा यह क्रिया करते समय पौधों पर मिट्टी चढ़ाए। ठीक है, तो ये अपन निराई गुड़ाई में ध्यान रखना चाहिए। अब एक ब्लांचिंग नाम की एक क्रिया होती है, वो क्या होती है, देखिए फूल गोभी में ब्लांचिंग क्या होती है। ब्लांचिंग एक क्रिया होती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फूल गोभी का अच्छा फूल बिल्कुल दूध या सफेद होता है। ठीक है, फूल गोभी का जो सबसे अच्छा बिना किसी रोग का न होगा, वो एकदम स्वच्छ होगा, वो क्या होगा, एकदम सफेद, दूध या सफेद होगा। ठीक है, फूल गोभी का जो अच्छा फूल बिल्कुल दूध या सफेद होता है। फूल गोभी का जो अच्छा फूल होता है वो बिल्कुल दूध या सफेद होता है। ठीक है, फूल को सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क से बचाना चाहिए। देखिए फूल को क्या करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क से बचाना चाहिए। भाई बचाना चाहिए, भाई अच्छे से बयान जरूरी है। सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, फूल को पीला पड़ने से, अब सूर्य के प्रकाश में आने से क्या हो जाता है, फूल पीला पड़ जाता है। उसका दूध या सफेद अच्छा रंग होता है, वो पीला पड़ जाता है। तो फूल को पीला पड़ने से बचाने के लिए नीचे की पत्तियों को क्या करें, फूल के ऊपर रबड़ के द्वारा छल्ले से बांध देते हैं। ठीक है, फिर एक बड़ा पत्ता तोड़कर फूल के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ये गोभी का फूल है, मान लीजिए ये इस प्रकार से गोभी का फूल है अपना। ठीक है, तो इसको धूप से बचाने के लिए इसके नीचे की जो पत्तियां होती है उसको ऐसे ऊपर कर देते हैं, फिर इसको यहां से रबड़ से बांध देते हैं इस प्रकार से, और इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्ता रख देते हैं, एक बड़ा सा पत्ता रख देते हैं। ठीक है, देखिए फूल को पीला पड़ने से बचाने के लिए, फूल को पीला पड़ने से बचाने के लिए
फूल को पीला पड़ने से बचाने के लिए इसके नीचे की पत्तियों को ऊपर करके छल्ले से बांध देते हैं। ऊपर करके छल्ले या रबड़ से बांध देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, रबड़ से बांध देते हैं तथा फिर या तो ऐसा कर सकते हैं या फिर फूल के ऊपर बड़ा पत्ता रख देते हैं। फूल के ऊपर क्या कर देते हैं, फूल के ऊपर बड़ा पत्ता रख देते हैं, फूल के ऊपर बड़ा पत्ता रख देते हैं, ठीक है, जैसे उस पर धूप सीधी संपर्क में नहीं आती है। अब फूल को धूप और पीलेपन से बचाने की जो ये क्रिया है, ठीक है, फूल को धूप या पीलेपन से बचाने की यह क्रिया क्या कहलाती है, ब्लांचिंग कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हमारी ब्लांचिंग कहलाती है, ठीक है। अब प्रमुख कीट अपन पढ़ते हैं आगे। अब इसमें जो प्रमुख कीट फूल गोभी में पढ़ेंगे, प्रमुख कीट और दो बीमारियां हैं, वो सेम जो फूल गोभी में होती है वही पत्ता गोभी में होगी, और पत्ता गोभी अपना अगली सब्जी होगी। जब पढ़ेंगे तो तब ऊपर उसमें ये कीट एवं व्याधियां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमुख कीट में पहला देखिए, पहला कीट है चेपा। ठीक है, चेपा क्या होता है, देखिए ये कीट पत्तियों व पौधे के अन्य भागों से रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती है। यह कीट पत्तियों व अन्य भागों से रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती है। जिससे क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक होता है ग्रीन कैबेज वर्ग, एक कीट होता है ग्रीन कैबेज वर्ग, ठीक है। ये सेम चीज है, ये भी पत्तियों को खाता है, ठीक है। फिर है कैम्ब्रिज लूथर, कैम्ब्रिज लूपर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो दोनों कीट हैं, देखिए ग्रीन कैम्ब्रिज व कैम्ब्रिज लूपर, इन दोनों कीट में क्या होता है, ग्रीन कैम्ब्रिज और कैम्ब्रिज लूपर कीट में क्या होता है, ये दोनों कीट पत्तियों को खाते हैं, पहली बात तो, ठीक है, और उनकी आकृति बिगाड़ देते हैं, ठीक है। ये दोनों कीट पत्तियों को खाते हैं तथा इनकी आकृति बिगाड़ देते हैं,
इनकी आकृति बिगाड़ देते हैं, ठीक है, पत्तियों को खाते हैं और आकृति बिगाड़ देते हैं। अब इनकी रोकथाम के लिए, अब दोनों की रोकथाम के लिए, तीनों की रोकथाम के लिए अपन ले सकते हैं रोकथाम के लिए मेलाथियान, रोकथाम के लिए मेलाथियान का छिड़काव को आवश्यकता अनुसार 15 दिन बाद फिर से दोहराया जाता है, ठीक है, का छिड़काव करते हैं। मेलाथियान का छिड़काव करते हैं और अगर फिर से जरूरत पड़ी तो फिर से छिड़काव कर सकते हैं। फिर है डायमंड बेकमोथ, चौथा कीट है डायमंड बेकमोथ, डायमंड बेकमोथ, डायमंड बेकमोथ, ठीक। देखिए डायमंड बेकमोथ क्या होता है, इसके नियंत्रण के लिए बीटीके 500 ml का एक हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बीटीके, दवाई का नाम है बीटीके 500 ml की दवाई का छिड़काव करते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं। स्क्रीन शॉट है आप इसका, फिर अपन इसकी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, अब इसकी बीमारियों के बारे में देखते हैं। व्याधियां, कौन कौन सी बीमारियां होती है इसमें, ठीक है। तो व्याधियों के बारे में देखिए, पहला है आर्द्र गलन, आर्द्र गलन, पहला है हमारा आर्द्र गलन, आर्द्र गलन। आर्द्र गलन में क्या होता है देखिए, नर्सरी की भूमि को सबसे पहले तो इस रोग नर्सरी की भूमि को अपन क्या करते हैं, फॉर्मेलिन से उपचारित करें सबसे पहले इससे बचने के लिए, ठीक है। नर्सरी, क्योंकि ये नर्सरी से ही आता है, ठीक है, नर्सरी में ही होता है। नर्सरी की भूमि को फॉर्मेलिन से उपचारित करें, नर्सरी की भूमि को क्या करें, फॉर्मेलिन से उपचारित करें सबसे पहले, ठीक है। बीजों को थायरम या कैप्टान से उपचारित करना चाहिए, ठीक है। इनके जो बीज होते हैं, बीजों को थायरम या कैप्टान से उपचारित करना चाहिए, बीजों को थायरम या कैप्टान से क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। आर्द्र गलन का मतलब ज्यादा पानी होने से, ठीक है। फिर भूरी गलन या लाल सड़न रोग, ठीक है, भूरी गलन या लाल सड़न रोग। दूसरा रोग है भूरी गलन या लाल सड़न रोग। भूरी गलन और लाल सड़न रोग क्या होता है, ठीक है। देखिए फूलों पर भूरे रंग के गोल धब्बे पड़ जाते हैं और उनमें सड़न पैदा हो जाती है। इसमें क्या होता है, फूलों पर भूरे रंग के गोल
भूरे रंग के गोल धब्बे पड़ जाते हैं तथा इनमें सड़न पैदा हो जाती है, अर्थात ये सड़ने लगते हैं। ठीक है, सड़ने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं अपन? रोपाई से पहले 10 से 12 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? रोपाई से पूर्व, जब पौधे की अपन रोपाई करते हैं तो रोपाई से पूर्व 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर भूमि में 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए व्याधियां। ठीक है, फिर दैहिक क्रियाएं, दैहिक क्रियात्मक व्याधियां। ठीक है, दैहिक क्रियात्मक व्याधियां। दैहिक क्रियात्मक व्याधियां क्या होती है भाई? तो देखिए, दैहिक क्रियात्मक व्याधियां अपन ने शुरुआत में 2 चीजें पढ़ी थी, वीप टेल और बटनिंग। ठीक है, तो पहले अपन बटनिंग देखते हैं। बटनिंग, ठीक है, इसमें भूमि से नाइट्रोजन की कमी इसका मुख्य कारण है। ठीक है, भूमि से नाइट्रोजन की कमी के कारण ही बटनिंग हो जाता है। भूमि से नाइट्रोजन की कमी इसका मुख्य कारण है। भूमि से नाइट्रोजन की कमी क्या है? इसका मुख्य कारण है। ठीक है, मुख्य कारण है भूमि से नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, अब भूमि से नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अगेती किस्म जो होती है उसमें देर से रोपाई करने पर भी यह व्याधि उत्पन्न हो जाती है। जो अगेती किस्में होती हैं, ठीक है, अगेती किस्मों की देर से रोपाई करने पर भी यह व्याधि उत्पन्न हो जाती है। देर से रोपाई करने पर भी क्या हो जाती है? व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अपन देर से रोपाई करेंगे तो भी ये व्याधि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए, दैहिक क्रियात्मक रोग में वीप टेल रोग। वीप टेल रोग में क्या होता है? ठीक है, अधिक अम्लीय भूमि होने पर भूमि में मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। ठीक है, अधिक भूमि भी अधिक क्या हो? अम्लीय भूमि पर भूमि में मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। कमी के कारण होती है। ठीक है, इसके कारण पत्तियों के मध्य सिरा ही का विनाश हो जाता है, विकास नहीं होता है। ठीक है, पत्तियों की जो बीज की मध्य सिरा होती है, बीचों बीच की, वो ही विकसित नहीं होती। ठीक है, इसके कारण पत्तियों की मध्य सिरा का ही विकास नहीं होता है। मध्य सिरा का ही विकास नहीं होता है। ठीक है, अब इसके
अमोनियम मोलिब्डेट डाले तथा मृदा का पीएच क्या करे, इसकी रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, अमोनियम मोलिब्डेट डाले तथा मृदा का पीएच 6.5 से कम लाए, ठीक है, तक लाए। रोकथाम के लिए क्या करें, मृदा में अमोनियम मोलिब्डेट डालें तथा मृदा पीएच 6.5 तक लाए। मृदा का पीएच 6.5 तक लाना चाहिए, ठीक है। वापस ज्यादा अम्लीय, अधिक अम्लीय होगी, इसका मतलब पीएच का मान घटता जाएगा, तो पीएच का मान कितना 6.5 तक लाना है। 6.5 तक मृदा के पीएच का मान अपन को लाना है, ठीक है। इसलिए अपन अमोनियम मोलिब्डेट का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए तुड़ाई व उपज। तुड़ाई व उपज कैसे होती है, तुड़ाई व उपज क्या होती है, तुड़ाई व उपज इसकी कैसे अपन कर सकते हैं। देखिए फूल या कर्ड पूर्ण आकृति प्राप्त कर ले, पूरी आकृति व रंग ग्रहण करने, तभी इनकी क्या करनी चाहिए, तुड़ाई करनी चाहिए। फूल या कर्ड पूर्ण आकृति तथा रंग ग्रहण कर ले, तब इनकी तुड़ाई करनी चाहिए, तुड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तुड़ाई करनी चाहिए। देर से कटाई करने पर रंग क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है तथा फूल ढीले पड़ जाते हैं। देर से कटाई करने पर रंग पीला पड़ जाता है तथा फूल ढीले पड़ जाते हैं, तथा फूल क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, फूल ढीले पड़ जाते हैं इसके, ठीक है। फिर देखिए अगेती किस्म से 150 से 200 क्विंटल तथा मध्य व पश्चिमी किस्म से 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है, ठीक है। अगेती किस्म से 150 से 200 क्विंटल तथा मध्य व पछेती किस्म से 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी अपन ने पढ़ी है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की भी अपन थोड़ी बहुत इधर चर्चा कर लेते हैं आज, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ लिख लेंगे और थोड़ी बहुत कुछ चर्चा भी कर लेंगे। तो देखिए पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है, वनस्पति नाम क्या है। पत्ता गोभी का वनस्पति नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया एल्किस कैपिसाटा, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम देखिए ब्रेसिका ओलेरेसिया
एल किस्म, एल किस्म, कैपिसटा, किस्म कौन सी है? कैपिसटा, कैपिसटा, ठीक है। कुल है ब्रेसिकेसी, इसका कुल कौन सा है? कुल है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, जैसे अपन कहते हैं, क्रूसीफेरी भी कहते हैं, ठीक है। इसे बंद गोभी या फिर अपन कह सकते हैं करम कल्ला नाम से भी जाना जाता है। इसको बंद गोभी, इसे बंद गोभी या करम कल्ला नाम से भी जाना जाता है। इसे करम कल्ला नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए सलाद, अचार, सब्जी के रूप में इसका क्या करते हैं अपन? प्रयोग करते हैं, ठीक है। सलाद, अचार व सब्जी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सलाद, अचार और सब्जी के रूप में क्या करते हैं? इसका अपन उपयोग करते हैं। ये पाचन शक्ति बढ़ाती हैं, ठीक है। गोभी, पत्ता गोभी हो या फूल गोभी, दोनों को सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ाती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाती है, ठीक है। तथा मधुमेह रोग के निदान में क्या है? यह सहायक होती है। मधुमेह रोग के निदान में यह सहायक होती है, ठीक है। मधुमेह रोग के निदान में यह सहायक होती है। इसमें 200 IV विटामिन, ठीक है, ए तथा 124 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। इसमें 200 IV विटामिन ए तथा 120 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। 120 मिलीग्राम क्या होता है? विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल जानकारी है। इसके लिए जलवायु कैसे चाहिए होगी? इसके लिए जलवायु देखिए, जलवायु भी अपन इसकी देख लेते हैं, ठीक है। जलवायु, इसके लिए जलवायु कैसे चाहिए होती है? इसके लिए जलवायु ठंडी व नम जलवायु की फसल है। ये कैसी है? यह ठंडी व नम जलवायु की फसल है। यह ठंडी व नम जलवायु की फसल है। ठंडी और नम आर्द्रता होती है। फूल गोभी की तुलना में अधिक पाला व निम्न तापमान सहन कर सकती है, ठीक है। फूल गोभी की तुलना में अधिक पाला व निम्न ताप सह सकती है या सहन करने की इसमें क्या होती है? क्षमता है, सह सकती है, ठीक है। इसके वृद्धि के लिए 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है, ठीक है। वृद्धि के लिए 12 से 18 डिग्री, कितना डिग्री? 12 से 18 डिग्री सेल्सियस ताप उपयुक्त है। 12 से 18 डिग्री सेल्सियस ताप उपयुक्त है। इसके बाद मृदा, खेत की तैयारी, मृदा कैसी होनी चाहिए? सिंचाई, निराई, गुड़ाई, कटाई,
विभिन्न रोग तो वही है जो फूल गोभी में, सब आगे देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें। थैंक यू।